क्लास 8 चैप्टर 1 प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादुओं में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत ही उबाऊ है भाई, बस तारीखों को रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उसमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं तथा पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो कि कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने की चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या है, ब्रह्मांड ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का अनावरण 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो इस तरीके का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मैं उसे अंडरलाइन कर दूंगा। आगे बढ़ा जाए। भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थक रेनन के वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में यह दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वो भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं दिखाया जा सकता है। कई बार ऐसे प्रक्रियाओं की कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़बानों पर चढ़ता था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तारीख नहीं हो सकती। मतलब ये बात कही गई है कि हिस्ट्री में जो भी घटनाएं हैं वो जो घट रही हैं या जिसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं वो एक बार में नहीं हो गया, वो उसमें वक्त लगा है। इस तरह से हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तारीख नहीं बता सकते हैं कि आखिर ब्रिटिश लोग अपना सत्ता को यहाँ पे कब से स्थापित किया, लेकिन बस इम्पोर्टेंट डेट को याद रखते हैं, घटनाओं को। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना
भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। यह ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देना शुरू हुए होंगे। मतलब जो बदलाव शुरू हुआ वो हम सिर्फ उसको नोटिस करते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव को एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाएगा, किस साल उनकी विवाह हुई, किस साल उनके घरों में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी और कब मरा, और उसके बाद वह कौन से शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती थी और इस तरह से इतिहासों में तिथियों का महत्व बन जाता है। ठीक है, जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वह इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वह क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह से फैले, किस तरह से रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति और समाज किस तरह से बदलते हैं। ये सारी चीज़ों पर अब हिस्ट्री जो इतिहासकार हैं वो लिखने लगे हैं। आगे है कि ये विज्ञापन है। ठीक है, और इसके बारे में क्या लिखा गया है कि विज्ञापन से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह से तैयार हुआ, किस तरह नई रुचि की चलन आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है और राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो इस तरीके का चीज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको याद रखना है कि 1922 में जो लिप्टन चाय है उसका ऐड और राजकुमार आर्थर जो हैं विक्टोरिया का तीसरा बेटा, जिन्हें क्या ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। आगे पढ़ते, कौन सी तारीख है इम्पोर्टेंट है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हमारी इतिहास की कहानी बुनते हैं, वह अपने आप महत्वपूर्ण नहीं होती। वह इतिहास महत्वपूर्ण हो जाती है वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है तो नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आप टॉपिक बदलेंगे तो तारीख का इम्पोर्टेंस बदल जाएगा। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लिखे और हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल को महत्वपूर्ण बताते हुए लिखते हैं। इसके लिए वह प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हस्टिंग के शासन से शुरू होती थी और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होती है उनकी हिस्ट्री। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलजली, बैटिंग, डलहौजी, इनके बारे में पढ़ते हैं। कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सारे जो हैं जो वायसराय हैं, इनका इतिहास लिखा गया है के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास के इन किताबों में सारी तारीखों का
महत्व इन अधिकारियों और इनकी गतिविधियों और नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे जानना महत्वपूर्ण हो। मतलब सिंपल सी बात है कि अब ब्रिटिश लोग अगर हिस्ट्री लिखते हैं तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अपने बुक में वही छापेंगे। इन लोगों के जीवन का कर्म ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्याय के विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? सवाल है कि जो उस वक्त उनके लिए इम्पोर्टेंट था, हमारे लिए कौन सा हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है वो हम भी लिख सकते हैं। वही सेम डेट होंगे पर घटनाएं यहाँ बदल जाएंगी। गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटें हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह वर्ग गतिविधियों पर किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे और इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सकता है, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया से हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों का कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए एक नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी, वो जो हम जिसे इम्पोर्टेंस देंगे। अब यहाँ है इस पिक्चर, इसके पीछे क्या लिखा गया है नीचे, वारेन हस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामा, जीवनियों और उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनकी भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आगे क्या है इस किताब में उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश और इन 3 खंडों में बांटा था। काल खंडों को इससे निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तारीखों में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है हम एक दौर के खासियतों, उनकी केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसा शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। मतलब चैप्टर वाइज समय को बांट करके आप हिस्ट्री को समझते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाता है। वह हमें बताता है कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। मील को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। मील जो हिस्ट्री लिखते हैं उनको ऐसा लगता था कि यूरोप ही बस टॉप पे है, बाकी लोग पिछड़े हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ऐसा किसको लगता था? तो जेम्स मिल को। ठीक है, आगे पर आ जाएं।
मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेनी चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। क्या इतिहास के किसी दौर में हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करना ज़रूरत क्या है? सिंपल सी बात है कि आप एक मुस्लिम शासक या हिंदू शासक के हिसाब से उसे हिंदू या मुस्लिम के कालखंडों में नहीं बांट सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको 3 खंडों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास के इन खंडों को बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उसके लिए मध्यकालीन समाज में वह समाज था जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी। तो फिर आखिर ये कैसे आधुनिक काल हो जाएगा अंग्रेज के हिसाब से? ना ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। जैसे हम अगर आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते हैं तो इसको कई इतिहासकार औपनिवेशिक कहते हैं। ये औपनिवेशिक क्या है? औपनिवेशिक क्या है कि एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, उसके संसाधनों पर। चलिए वो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दरबार अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपनी ज़रूरत के चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती की कड़ाई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया? अब ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबाव से इस तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। औपनिवेशीकरण को सिंपल भाषा में समझे। एक देश है जो दूसरे देश पर कंट्रोल पा लेता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसी को ही औपनिवेशीकरण कहते हैं। जैसे ये आपका अंग्रेज है और ये इंडिया है, इन्होंने इस पर कब्जा करके अपना रीति रिवाज, अपना जो है शासन चलाया। इसी को औपनिवेशीकरण कहते हैं। सिंपल भाषा में इसको ऐसे कहते हैं। आगे
लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों का केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं, क्या जानते हैं, देखते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल के इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासनिक अभिलेख तैयार करता है, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, हर नीति, हर फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ही ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखकार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्था भी बनाए गए। तो अगर आपको पूछा जाए कि अभिलेखगार को आर्काइव भी कहते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखाओं के पास भेजे गए पत्रों के ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेख गाहों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। यह है दिल्ली राष्ट्रीय अभिलेखगार। 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखगार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाया गया था। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच इस संस्थाओं को लेकर के कितना महत्व रखता था। आगे पढ़ेंगे। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट्स। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उससे कुछ नमूने इस प्रकार है। बम्बई से जो रिपोर्ट आई उसमें यह लिखा था कि इस बात का इंतज़ाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची से क्या है, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में ही हैं। विशाखापट्टनम से रिपोर्ट जो आई, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सेंचुरी रिपोर्ट 7, ये फाइल संख्या है 5/21/46। गृह राजनीतिक भारत सरकार। उन्हें खुशनिवासी के माहिर लिखते थे। खुशनिवासी या सुलेखनवासी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते हैं। 19वीं सदी के
मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों को कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का एक नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ में मिलने वाली पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थायी इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके में शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी कराए जाते थे। सर्वेक्षण कितना महत्व है ये इस चीज़ से आपको पता चलता है। शरीफे का पौधा 1770 का दशक। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास में संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इन नमूने के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठी की जाती थी और इससे औपनिवेशिकवाद के बारे में से क्या पता चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत से कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसप द्वारा बनाई गई ये तस्वीर 1832। ध्यान से देखें और सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र में अगले हिस्सों में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप और ख़ास तौर पर जोर देना चाहता है। चलिए आगे देखा जाए। 1857 की विद्रोह। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों के नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में से आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे कि विद्रोह कैसे हुआ, क्या क्या सारी घटना हुई और अंग्रेज विद्रोहियों को किस तरीके से, किस नज़र से देखते थे। इससे हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद में के लिए वो किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरी, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजार में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों को अपने विचार
को फैलाने के लिए लिखा। कविताएं उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें से हम यह पता नहीं लगा सकते हैं कि आदिवासी किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजरने वाले गरीब किस तरह से अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बात के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब के आगे पढ़ेंगे आपको यह बात समझ आने लगेगी। यहाँ एक साइड में नोट है, उसको पढ़ते हैं। इंसानों के खाने के लायक नहीं। क्या इंसानों के खाने के लायक नहीं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन से पता चलता है कि 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। तो 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है, जिसमें क्या कहा गया है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिए। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वहां भी पुलिस वाले ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वो कोई इंसान नहीं खा सकता। हम जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। ये छपा था हिंदुस्तान टाइम्स में 22 मार्च 1946 को। इस प्रकार